रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चौथे महीने में पुतिन की नजर अब पूरी तरह से डॉनबास पर टिक गई। पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से को जीतने के लिए वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और पुतिन ये भी नहीं चाहते कि वहां जंग मारियोपोल की तरह लंबी खिंच जाए। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर अपने सबसे वफादार रमजान कादिरव पर ही भरोसा जताया और कादिरव ने भी डॉनबास को कब्जे में लेने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर को युद्ध में उतार दिया। अपने लड़ाकों का एक वीडियो जारी करते हुए कादिरव ने दावा किया कि जल्द ही उनके लड़ाके पुतिन को एक और बड़ी जीत का तोहफा देंगे। और साथ ही रमजान कादिरव ने यह दावा भी किया कि ज़ेलेंस्की की सेना उनके लड़ाकों की ताकत के आगे अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि यूक्रेन की जंग में कादिरव ने अपने एक और खूंखार कमांडर को उतार दिया है। कादिरव ने अपने करीबी कमांडर मूसा अखमतोव का वीडियो जारी करते हुए उसे बेहद बेरहम और खतरनाक कातिल बताया। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को चेतावनी भी दे दी कि वो मूसा के हाथों से बच नहीं पाएंगे। हालांकि रमजान कादिरव ने यह साफ नहीं किया कि उन्होंने मूसा अखमतोव को यूक्रेन के किस हिस्से की जंग में उतारा है, लेकिन जिस तरह की बड़ी जीत की बात वो कर रहे हैं उससे यही माना जा रहा है कि मूसा को पूर्वी यूक्रेन की जंग फतह करने के लिए मैदान में उतारा गया है। क्योंकि चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रही पुतिन की सेना की पूरी ताकत इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास को जीतने में लगी है। रूसी सेना और कादिरव के लड़ाके मिलकर वहां लुहांस्क और डोनेस्क के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले बोल रहे हैं। लेकिन सबसे खूनी जंग छिड़ी है लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में, जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेनाएं 2 हफ्तों से ज्यादा समय से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रही हैं। वहां जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दुगने वार के आगे यूक्रेन के सैनिक पस्त हो गए। रूस ने दावा किया कि उसने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जा जमा लिया। ऐसा लगा कि बस पूरे सेवेरोडोनेस्क पर रूस का कब्जा होने ही वाला है, लेकिन यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर मोर्चा संभाला और सेवेरोडोनेस्क के बचे हुए हिस्से में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया। सेवेरोडोनेस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के जवाबी हमलों ने साफ कर दिया कि मारियोपोल की तरह ही वो वहां भी आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं। रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों के एक साथ मिलकर किए जा रहे हमलों का भी यूक्रेन के सैनिक जमकर जवाब दे रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क में भी जंग लंबी खिंचती जा रही है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रमजान कादिरव मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाने पर मजबूर हो गए। और कादिरव की रणनीति यह है कि किसी भी तरह से दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दो। इसके लिए रमजान कादिरव अपने लड़ाकों का वीडियो जारी करते हैं और उसमें उनकी जमकर तारीफ करते हैं, उन्हें खूंखार, बेरहम और खतरनाक बताते हैं। और ऐसा करके कादिरव न सिर्फ दुश्मनों के बीच डर पैदा करते हैं बल्कि अपने लड़ाकों का हौसला भी बढ़ाते हैं। मारियोपोल की जंग के वक्त भी कादिरव ने अपने कमांडरों के ऐसे ही वीडियो जारी किए थे, जिनमें वो ताबड़तोड़ हमले बोलते दिखाई दिए थे। कादिरव ने उस वक्त भी दावा किया था कि जल्द ही उनके लड़ाके उन्हें बड़ा तोहफा देंगे, जिसके कुछ दिन बाद ही मारियोपोल पर रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया था। और अब सेवेरोडोनेस्क की जंग के दौरान भी रमजान कादिरव ने एक वीडियो जारी कर दिया। अपने लड़ाकों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के युद्ध में भी जल्द एक तोहफा मिलने की बात कही, जिसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सेवेरोडोनेस्क की जंग और भी भीषण होगी। वहां कब्जे के लिए चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से लड़ रहे हैं। शहर के बाकी बचे हिस्से में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिक भी उनके हमलों का जोरदार जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब कादिरव के नए कमांडर मूसा अखमतोव के जंग में उतरने के बाद माना जा रहा है कि चेचन लड़ाके अब और ताकत से हमले बोलेंगे। अपने आका रमजान कादिरव को जल्द से जल्द तोहफा देने के लिए वो सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। रमजान कादिरव ने एक और वीडियो जारी किया जिसमें उनके लड़ाके एक घायल सैनिक के आसपास बैठे दिखाई दिए। कादिरव ने दावा किया कि घायल सैनिक यूक्रेन का है और वो जंग के दौरान उनके लड़ाकों की गिरफ्त में आ गया। जिसके बाद चेचन लड़ाकों ने ज़ेलेंस्की के घायल सैनिकों से बातचीत का एक वीडियो बना लिया। रमजान कादिरव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि यूक्रेन के सैनिकों में उनके लड़ाकों का इतना खौफ है कि वो चेचन लड़ाकों से जंग ही नहीं लड़ना चाहते। चेचन लड़ाकों की गिरफ्त में आए जिस सैनिक को यूक्रेन का बताया गया वो भी बुरी तरह घायल दिखाई दिया। इसके साथ ही उसके चेहरे पर कादिरव के लड़ाकों के बीच होने का खौफ भी नजर आया। वीडियो में वो घायल सैनिक चेचन लड़ाकों के हर सवाल का जवाब कांपती आवाज में देता नजर आया। और माना जा रहा है कि जांच के दौरान जैविक हथियारों से जुड़े अहम सुराग मिलने के बाद ही रूस ने कीव के पास मौजूद ज़िटोमिर इलाके को निशाना बनाया। इससे पहले भी रूस ने दावा किया था कि अमेरिका ने एक बड़े षड्यंत्र के तहत
यूक्रेन की जैविक लैब में एंथ्रैक्स और प्लेग बैक्टीरिया बनाने पर काम किया ताकि उन्हें रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध में एंथ्रैक्स नाम की इसी बैक्टीरिया को जैविक हथियार बनाया था और दुश्मनों के घोड़ों और जानवरों में इंफेक्शन फैलाया था। जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इंफेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। उधर यूक्रेन पर हमले के बाद दुनिया भर के कई देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने तेल और गैस का निर्यात करके भारी मुनाफा कमाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका समेत यूरोप के कई देशों के लगाए बैन का उस पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिला और रूस ने तेल और गैस को बेचकर जंग से पहले के मुकाबले ज्यादा कमाई की। यानी युद्ध के बीच कई देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का रूस पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उसके तेल और गैस का व्यापार और भी मुनाफा कमाने लगा। CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर नाम की एक संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के बाद पहले 100 दिनों में तेल और गैस का ज्यादा निर्यात किया और इससे रूस को करीब $100 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 7 लाख करोड़ की कमाई हुई। यानी पुतिन ने लड़ाई के बीच भी भारी भरकम मुनाफा कमाया, जिसमें यूरोप के देश ही नहीं बल्कि भारत की भी बड़ी भूमिका रही। रूस ने इस दौरान भारत को इतना तेल बेचा कि उसने सऊदी अरब को भी पछाड़ दिया। मतलब ये कि भारत ने जंग के बीच सऊदी अरब के मुकाबले रूस से ज्यादा तेल खरीदा और इस तरह इराक के बाद रूस भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करने वाला दूसरा देश बन गया और सऊदी अरब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। असल में बैन के बाद रूस के तेल के खरीदार कम हो गए, जिसके बाद उसने भारत जैसे देशों को काफी छूट पर तेल देना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि भारत की तेल कंपनियों ने सिर्फ मई महीने में ही रूस से 2.5 करोड़ बैरल तेल खरीदा, जो कि भारत के कुल तेल आयात का 16% से भी ज्यादा रहा। वहीं रूस ने यूरोप को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दे डाली। असल में अमेरिका और यूरोप के कई देश यूक्रेन को जीत के लिए जरूरी सभी आधुनिक हथियार देने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे रूस पहले ही तिलमिलाया हुआ है। ऐसे में जब पोलैंड के पूर्व विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने यूक्रेन के एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान यह सुझाव दिया कि यूक्रेन की आजादी सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी देश उसे परमाणु हथियार दे सकते हैं, तो रूस भड़क गया। उसको उनका यह सुझाव कतई रास नहीं आया और रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन विचेस्लाव वलोजिन ने उन पर परमाणु युद्ध भड़काने का आरोप लगा दिया और धमकी दी कि अगर उनका सुझाव माना जाता है तो पोलैंड और यूक्रेन के साथ ही यूरोप का भी दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और ये पहला मौका नहीं है जब रूस ने यूरोप को इस तरह की धमकी दी है। इससे पहले भी रूस कई बार यूक्रेन की जंग में दखल देने वाले देशों पर एटम बम गिराने की धमकी दे चुका है। और रूस की स्पेस एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने पिछले दिनों इसके लिए जल्द ही 50 सरमात मिसाइलें तैनात करने का भी दावा किया था। करीब 14 मंजिला इमारत जितनी ऊंची इस मिसाइल की रेंज में भी दुनिया का हर कोना है। ये इतनी घातक है कि अमेरिका ने उसे शैतान नाम दिया है, जिसकी जल्द तैनाती के ऐलान के साथ ही दिमित्री रोगोजिन ने पश्चिमी देशों को धमकी दी थी कि अगर उनकी सरमात मिसाइल चल गई तो यूरोप का आधा हिस्सा उड़ा सकती है। लेकिन खबर है कि रूस की इन धमकियों के बीच यूक्रेन ने पहली बार हथियारों की एक लिस्ट जारी की, जिनकी मांग उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों से की है। इस लिस्ट के मुताबिक यूक्रेन ने 1000 हॉवित्जर और 500 टैंक जल्द से जल्द भेजने की अपील की है। साथ ही उसने 300 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 2000 बख्तरबंद गाड़ियां भी मांगी। और इस लिस्ट को जारी करते हुए यूक्रेन ने यह दावा किया कि इन हथियारों के मिलने पर वो डॉनबास की जंग में रूस को खदेड़ देगा। वहीं डोनेस्क इलाके में रूस का समर्थन हासिल कर चुके विद्रोहियों ने यूक्रेन की सेना को आड़े हाथ ले लिया। वहां उन लोगों ने यूक्रेन की फौज पर जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इसमें रूस की तरफ से आजाद घोषित किए गए डोनेस्क इलाके में यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले होते दिखाई दिए। आरोप है कि विद्रोहियों ने हॉवित्जर की मदद से यूक्रेन की सेना पर धावा बोल दिया। जंगल में छिपाकर रखी तोपों से उन लोगों ने इतने धमाके किए कि पूरा इलाका थर्रा उठा। वहां कुछ लोग तोप में गोला लोड करते नजर आए, जिसके बाद उनमें एक ने तोप से बंधी रस्सी को कसकर हाथ में बांधा और उसके खींचते ही वहां जबरदस्त धमाका हुआ। तोप के धमाकों के अलावा वहां विद्रोहियों का टैंक भी गरजता दिखाई दिया। दावा किया गया कि उसने यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाने पर लेकर तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को रॉकेट हमलों ने पहुंचाया।
बताया गया कि रूस की मदद के तौर पर मिले रॉकेटों ने यूक्रेन की टुकड़ी पर ऐसा कहर बरपाया कि उनके होश उड़ गए। डोनेस्क में यूक्रेन को कड़ी टक्कर देने वाले विद्रोहियों के संगठन पीपल्स मिलिशिया ने दावा किया कि उसने दुश्मन के कई ठिकानों को नष्ट करने के साथ ही 50 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के जवानों पर ड्रोन से हमला करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि दुश्मन जंगल में छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे। बताया गया कि यह हमला यूक्रेन के खार्किव में हुआ, जहां यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के कुछ सैनिक जंगल के रास्ते भागते तो कुछ घायल जवान सड़क पर बैठे दिखाई दिए। वो इस बात से बेखबर थे कि उन पर हमले की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही पुतिन के जवान आगे की तरफ भागे, यूक्रेन के सैनिकों ने उन घायल जवानों पर हमला कर दिया जो किनारे बैठे हुए थे। यूक्रेन के इस ड्रोन हमले की वजह से वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि रूस के सैनिकों के चिथड़े उड़ते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत हो गई। इस बीच खबर है कि रूस की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर को लुहांस्क के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले 3 पुलों को उड़ा दिया। बताया गया कि इन पुलों के ध्वस्त होने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क का संपर्क लिसिचांस्क से पूरी तरह टूट गया, जो कि उसके पास ही बसा लुहांस्क का एक दूसरा बड़ा शहर है। बताया गया कि इन पुलों के टूटने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क में फंसे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वो लोग जो पहले से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के भीषण हमले झेल रहे हैं। शहर में छिड़ी खतरनाक लड़ाई के बीच अपनी जान बचाने के लिए लोग कहीं बंकरों में तो कहीं केमिकल प्लांट के तहखानों में छिपे हैं। भारी बमबारी और गोलीबारी के बीच वहां फंसे कई लोग ये कोशिश भी करते हैं कि किसी तरह से वो शहर से बाहर निकल जाएं। लेकिन अब सेवेरोडोनेत्स्क के पास बने पुलों के धराशायी हो जाने के बाद वहां फंसे लोगों का निकल पाना और मुश्किल हो गया, क्योंकि वहां छिड़ी खूनी जंग के बीच सेवेरोडोनेत्स्क शहर से किसी तरह लोगों को निकालकर पुलों के रास्ते से ही लिसिचांस्क शहर तक पहुंचाया जाता था। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को वहां पहुंचने वाली मदद रोकने के लिए उन पुलों को धमाका करके उड़ा दिया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिक करीब 2 हफ्तों से रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। ऐसे में रूस उन्हें झुकाने के लिए उन तक पहुंचने वाली हर तरह की मदद रोक देना चाहता है और सेवेरोडोनेत्स्क को लिसिचांस्क से जोड़ने वाले पुलों को धराशायी करके रूस ने ऐसा किया भी, क्योंकि वो हर हाल में जल्द से जल्द सेवेरोडोनेत्स्क पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि डॉनबास उसके पंजे में आ सके। इस बीच लुहांस्क के गवर्नर ने भी माना कि सेवेरोडोनेत्स्क में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां के गवर्नर के मुताबिक शहर की बड़ी बड़ी इमारतें भी रूस के हमले में नेस्तनाबूद हो गईं। साथ ही उन्होंने ये भी माना कि पुलों के ध्वस्त हो जाने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों तक हथियार और दूसरी मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया। वहीं खबर है कि रूस के सबसे घातक न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22M3 ने यूक्रेन युद्ध में तबाही मचानी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल मारियोपोल में बमबारी के लिए किया था और इसकी मदद से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में की गई भीषण बमबारी ने ही ज़ेलेंस्की की सेना के हौसले पस्त किए, क्योंकि ये विमान जब एक बार दुश्मन को बर्बाद करने के इरादे से उड़ान भरता है तो अपना काम पूरा करके ही लौटता है। ऊंचाई कम हो या ज्यादा, Tu-22M3 बॉम्बर अपने टारगेट पर बम की बारिश कर देता है, जिसके बाद ऐसी तबाही मचती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और रूस ने जब इन्हें जंग के मैदान में उतारा तो यूक्रेन के साथ ही अमेरिका और नेटो की भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये विमान बिना रुके करीब 7000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। मतलब पूरा यूरोप और अमेरिका का पूर्वी किनारा भी इसकी जद में। और रूस का ये बॉम्बर विमान अपने साथ करीब 24,000 किलो बम लेकर उड़ान भर सकता है, जिनमें परमाणु बम से लैस मिसाइलें और महाविनाशक डम बम भी शामिल हैं। साथ ही ये विमान आवाज की रफ्तार से 2 गुना, मतलब करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड पकड़ सकता है। और दावा है कि रूसी सेना के बेड़े में 60 से ज्यादा Tu-22M3 न्यूक्लियर बॉम्बर विमान मौजूद हैं। पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध पर इशारों में रूस का बचाव किया। कुछ रोज पहले पोप फ्रांसिस पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो पर भड़क गए थे और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि एक बार फिर उन्होंने यह आरोप लगाया कि नेटो की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। मतलब ये कि यूक्रेन जंग पर पोप फ्रांसिस ने इशारों में रूस का बचाव किया और उन्होंने ये फिर दोहराया कि रूस को इस युद्ध के लिए पश्चिमी देशों के संगठन नेटो ने ही भड़काया था। हालांकि ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में रूसी सेना की बेरहमी की निंदा की। उनका मानना है कि पिछले 100 से ज्यादा दिनों से चल रही इस जंग को रोका जा सकता था, लेकिन नेटो ने ऐसा होने नहीं दिया। असल में रूस बार बार यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ने के लिए कह रहा था,
लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की बात नहीं मानी, जिससे बात बिगड़ गई। उनका यह भी आरोप है कि रूस को उकसाने के बाद नेटो जंग से पीछे हट गया, जिसकी सजा अब यूक्रेन को भुगतनी पड़ रही है।